आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था अकबर का पानीपत का दूसरा युद्ध और उसमें विजय, फिर बैरम खान का संरक्षण काल यानी 1556 से लेकर के 1560 तक का समय, उसमें बैरम खान का उदय, फिर अंत में 1560 में षड्यंत्रों के तहत वह दरबार से निष्कासित हो गया और 1560 में उसकी हत्या। तो यह सब घटनाएं हमने इसके पहले वाली वीडियो में देख ली थी। तो आज अब हम शुरू कर रहे हैं 1560 के बाद की घटनाएं, क्या राजनीतिक घटनाक्रम था, उसमें भी पर्दा शासन क्या था यानी स्त्रियों का शासन, और फिर इन सब के बाद हम शुरू करेंगे अकबर का राजनीतिक विजय अभियान, यानी कि फिर उसका विजयों का जो क्रम है कैसे रहा और उनमें क्या घटनाएं घटी, जो कुछ एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है, पहले पूछा गया है, उन्हीं सब के विषय में। तो सबसे पहले देखते हैं कि पर्दा शासन क्या था उसके विषय में, फिर हम आएंगे अकबर की विजयों पर, क्योंकि उसकी विजयें जो हैं वह पूछी जाती हैं, उनका क्रम भी, और उनमें कौन सा सेनापति था और यहाँ वह फिर वहाँ का शासक कौन था, यह सब। तो जो पर्दा शासन है इसे स्त्री शासन या फिर पेटीकोट शासन भी कहा गया है, और यह नाम दिया इतिहासकार स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ जो एक साम्राज्यवादी इतिहासकार था, उसने ही इस शासन काल को 1560 से लेकर के 64 तक के समय को, कई इतिहासकार इसको 1562 भी बताते हैं, तो स्मिथ ही इसे पर्दा शासन या फिर स्त्री शासन कहता है। तो इसे हम स्त्री शासन या फिर पेटीकोट सरकार के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय तक 1560 से 64 तक जब बैरम खान का पतन हो गया तो अकबर की धाय माँ महामनगा जो थी उन्हीं का मुगल दरबार में प्रभुत्व था, और वह खुद को सर्वेसर्वा मानती थी, खुद को वकील समझने लगी थी, और अकबर अभी भी पर्दे के पीछे था, यानी कि सारी शक्तियों का अभी भी प्रयोग वह नहीं कर पा रहा था। तो इसी वजह से, स्त्रियों की वजह से ही इसे पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन या स्त्री शासन कहा गया है, और इसे नाम दिया है स्मिथ ने, इसे पर्दा शासन कहा है। अब हम देखते हैं कि इस पर्दा शासन में कौन कौन लोग शामिल थे, कि जिस वजह से इसे स्त्री शासन कहा जा रहा है। इसमें भी जो लोग हैं, तो इसमें सबसे प्रमुख थे अकबर की धाय माँ महामनगा, जिन्होंने बचपन में अकबर का पालन पोषण किया था। फिर उसमें शामिल थे जीजी अनगा, और महामनगा का एक बेटा था आदम खान, और जीजी अनगा का एक पति था शमसुद्दीन अतका खान। तो यही चार लोग इस पर्दा शासन में प्रमुख रूप से थे, और कुछ सहयोगी थे, जैसे कि अकबर की जो माता थी हमीदा बानो बेगम, वह भी इस पर्दा शासन के समर्थकों में से एक थी। पर यह चार नाम सबसे महत्वपूर्ण है और यही इसमें मुख्य भी हैं। तो पहला इसमें है महामनगा। महामनगा यह अकबर की धाय माँ है, और अब महामनगा के बाद एक व्यक्ति है आदम खान। आदम खान जो महामनगा का पुत्र है, और फिर उसके बाद इसमें शामिल थे जीजी अनगा, और फिर जीजी अनगा का पति जीजी अनगा का पति शमसुद्दीन अतका खान। तो यही इसमें चार लोग सबसे प्रमुख थे इस पर्दा शासन या स्त्री शासन में, और इनमें भी सर्व प्रमुख थी महामनगा। महामनगा ही सारा कार्यभार संभाल रही थी, और अपने जो भी उनके परिवार के अन्य चहेते सदस्य थे, अपने मनमाने ढंग से उनको पद दे रही थी। तो इन सभी में महामनगा सर्वप्रमुख थे, और आदम खान महामनगा का ही बेटा है। फिर जीजी अनगा थी, और जीजी अनगा का पति शमसुद्दीन अतका खां था। फिर महामनगा के विषय में, महामनगा
एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं अकबर के शुरुआती समय में, क्योंकि यह तो अकबर की धाय माँ थे ही, बचपन में पालन पोषण किया ही था। और एक घटना से महामनगा का महत्व और भी है कि एक बार जब अकबर ने 17 रुपये की मांग की थी राजकोष से और उसे वह भी ना मिल पाया, तब बताते हैं कि महामनगा ही थी जिन्होंने अपने पास से अकबर को 17 रुपये दिए थे। और इसकी बात हमने पहले की थी। उसके बाद महामनगा का महत्व एक बात से और है कि महामनगा ने ही अकबर के समय में पहली इमारत जो मदरसा और मस्जिद दोनों था, जो कहा जाता है खैरुल मनाजिल, खैरुल मनाजिल नामक एक मस्जिद सह मदरसा जो है 1561 और 62 में इसे महामनगा द्वारा ही बनवाया गया था। और यह जो है इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि अकबर के शासनकाल में स्थापत्य कला में फतेहपुर सीकरी और फिर आगरा, इलाहाबाद, लाहौर और कई ऐसे किले बने, और साथ में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा और इबादत खाना, और फिर फतेहपुर सीकरी और आगरा में ही कई स्थापत्य कला के निर्माण अकबर के समय में हुए हैं। तो उन सभी में खैरुल मनाजिल जो है अकबर के समय में बनी पहली इमारती संरचना है, बाकी सब इसके बाद आएंगी। तो जब भी कभी पूछा जाता है घटनाओं का क्रम स्थापत्य कला में कि कौन सी इमारतें कब बनी होंगी, खास करके अकबर के समय, तो उसमें हमेशा खैरुल मनाजिल को पहले रखेंगे वहीं से, और उसके बाद ही सारी जो स्थापत्य कला के निर्माण हैं फतेहपुर सीकरी में भी और आगरा में भी सब खैरुल मनाजिल के बाद ही बने हैं। और यह खैरुल मनाजिल महामनगा द्वारा जो बनवाया गया यह दिल्ली में बना था। तो यह था महामनगा के विषय में। अब आगे देखें तो इन 4 सालों में महामनगा ने काफ़ी अपना प्रभुत्व बनाया था और वह वास्तविक वकील के रूप में सारा कार्यभार देख रही थी। लेकिन उसके बाद घटनाएं कुछ ऐसी घटी कि इस परिवार का पतन हो गया और फिर अकबर सारा सब कुछ कार्यभार और बादशाहत का असली जो स्वरूप है वह अकबर ने अपने हाथ में ले लिया और वह वास्तविक रूप से शासन का संचालन करने लगा। तो हुआ क्या कि एक बार आदम खान ने, जो महामनगा का बेटा है, आदम खान ने शमसुद्दीन अतका खां की हत्या कर दी। तो हत्या के पीछे इसके पहले घटनाक्रम जो था कि 1560 में हमने बताया था कि बैरम खान के बाद मुनीम खान को मुग़ल साम्राज्य का वकील बनाया गया था, लेकिन मुनीम खान 1 ही साल तक रहा। फिर मुनीम खां को हटा करके अतका खां को वकील बनाया गया। फिर उसी समय आदम खान ने अतका खां की हत्या कर दी। आदम खान ने आदम खान ने अतका खां की हत्या कर दी। अतका खां की हत्या कर दी। तो एक घटना यह घटी कि महामनगा का प्रभुत्व काफ़ी बढ़ गया था और एक बार फिर आदम खान जो महामनगा का बेटा है उसने अतका खां की हत्या कर दी, जो कि वह उस समय वकील था। और इस बात से अकबर बहुत नाराज़ हुआ और उसकी नाराज़गी इस कदर बढ़ गई कि उसने आदम खान को आगरा के किले से नीचे फेंकवा दिया और फिर आदम खान की मृत्यु हो गई। तो इस वजह से आदम खान के मरने के बाद उसके लगभग 1 महीने बाद ही उसकी माता महामनगा की भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से जो इन 4 सालों का शासनकाल है पर्दा शासन का, ये इसका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। फिर अकबर ने जो इनका धाय माँ का परिवार, जो अतका खैल परिवार जो कहा जाता है, उनको अलग अलग क्षेत्र में पूरे देश भर में जागीरें दे दी अकबर ने और उन सभी को उनकी शक्तियों को बिखेर दिया और फिर वास्तविक रूप से अकबर अपना काम करने लगा। तो यह हुआ कि आदम खान ने जब अतका खां की हत्या की तो अकबर ने भी फिर गुस्से में आकर के आदम खान की हत्या करवा दी। आदम खां की हत्या अकबर ने करवा दी।
अकबर ने उसे आगरा के किले से नीचे फेंकवा दिया और उसके बाद आदम खान की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से अब यह पर्दा शासन और पेटीकोट शासन जो था, यह 4 सालों का जो यह घटनाक्रम था, यह समाप्त हो गया और अकबर अब वास्तविक रूप से सब कुछ देखने लगा। तो अब ये घटनाएं इतनी हो गई। अब इसके बाद हम अकबर की राजनीतिक विजयों को देखते हैं कि कैसे उसमें कौन कौन से क्षेत्र थे जो जीते गए एक क्रम से, और उनमें जो घटनाएं थी उनको भी। राजनीतिक विजय। तो अकबर के शासन काल में उसकी राजनीतिक विजयों का जो क्रम है वह शुरू होता है मालवा विजय से। 1561 में मालवा विजय से अकबर का विजय अभियान शुरू होता है। हालांकि 1560 से 64 तक अकबर वास्तविक रूप से बादशाहत का, वो असली बादशाह सारे अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी शुरुआत पहले मालवा से हुई। 1561 में 1561 में मालवा विजय की गई। यहीं से मालवा से ही अकबर के विजय अभियान की शुरुआत होती है। मुगल साम्राज्य के विस्तार की भी मालवा से शुरुआत होती है 1561 में। अब इसमें जो जानने वाली बात है कि मालवा में उस समय शासक कौन था और किसे भेजा गया था, उसके सेनापति, यही 2 बातें इसमें जानने वाली हैं। और फिर विजय अभियान 1561 मालवा में यह। तो मालवा में उस समय मालवा के शासक थे बाज बहादुर। बाज बहादुर मालवा के शासक थे। बाज बहादुर उस समय मालवा के शासक थे जब 1561 में मालवा के विजय की गई। और बाज बहादुर एक मायने में और महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि बाज बहादुर जो है वह मालवा में एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध था। मालवा का बाज बहादुर एक प्रमुख संगीतज्ञ था। मालवा में उसके संगीत की बहुत चर्चा थी। जैसे अदली जो था शेर शाह का उत्तराधिकारी, अदली भी एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, उसी तरह से मालवा का बाज बहादुर भी एक संगीतज्ञ था। तो मालवा का शासक उस समय बाज बहादुर था। और मालवा में भेजा गया सेनापतियों के नाम भी कभी पूछा जा सकता है। तो इसमें मुगल सेनापति थे पीर मोहम्मद खान, आदम खान और अब्दुल्ला खां उज़्बेक। तो इन 3 लोगों को भेजा गया मालवा विजय के लिए और यह पूरा हुआ 1561 में। तो इसमें था पीर मोहम्मद खान, आदम खां और अब्दुल्ला खां उज़्बेक। अब्दुल्ला खां उज़्बेक। आदम खान जब मालवा अभियान में गया था, आदम खान की हत्या उसके बाद की ही घटना है जो 60 से 64 तक हमने बताई। तो यह तो 61 की ही घटना है मालवा विजय। तो मालवा का अब इतना ही है। मालवा में जो पूछा जा सकता है यह है। अब दूसरा देखते हैं। मालवा के बाद शुरू हुई आमेर विजय। यह है 1562 में आमेर। आमेर की विजय तो नहीं कह सकते क्योंकि आमेर पर अकबर ने ना तो हमला किया और ना वहाँ विजय सैनिक कोई अभियान था। आमेर के राजा कछवाहा भारमल, उन्होंने स्वतः ही अधीनता अकबर की स्वीकार कर ली थी 1562 में। तो आमेर पहला ऐसा राज्य है जिसने अकबर की अधीनता भी स्वीकार की। और एक मायने में और आमेर महत्वपूर्ण है क्योंकि आमेर राजपूतों में पहला राज्य है जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो आमेर के राजा भारमल ने 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो यह भी पूछा जाता है कि कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहली बार
वैवाहिक संबंध है मुगलों से स्थापित किए, तो आमेर था। आमेर के कछवाहा राजा भारमल, आमेर के कछवाहा राजा भारमल, भारमल ने अकबर के अधीनता स्वीकार की और साथ में अपनी पुत्री का विवाह भी किया। तो इससे कई बार पूछे गए हैं, इसको जरूर याद रखें कि आमेर पहला राज्य है जो मुगलों की अधीनता भी स्वतः स्वीकार करता है, और पहली बार मुगलों के साथ जो वैवाहिक संबंध है वह आमेर के राजा भारमल ही करते हैं। तो आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया, और इसके बाद मुगलों की राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध, जानते हैं कि अकबर के पुत्रों का भी राजपूतों से संबंध, वैवाहिक संबंध रहा। फिर जहांगीर और शाहजहां ने भी शादियां मुगल और राजपूतों में होने लगी, और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके अकबर ने अपने लिए एक वफादारी कह सकते हैं कि राजपूतों की पा गया, और इससे राजपूतों ने काफ़ी मुगल साम्राज्य की और अकबर की भी मदद की इस वजह से। तो 1562 में यह घटनाएं हुई। 1562 में एक बात और है कि 1562 में यह घटना तब घटी जब अकबर उस समय मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन के लिए जा रहा था। और यह भी जानने वाली बात है कि 1562 में ही अकबर ने पहली बार मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की। यह हुआ 1562 में, और उसके बाद वह कई बार जाता रहा। 1567 और 68 में जब उसने चित्तौड़ की विजय की, तो उसने मान्यता अपनी रखी थी कि वो यदि वह चित्तौड़ में जीतेगा तो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह की पैदल यात्रा करेगा। तो उसने किया भी, पर पहली बार यात्रा उसने 1562 में की। उसी समय कछवाहा राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर 1562 में ही 1562 में ही मुगलों ने मेड़ता की विजय की। 1562 में मेड़ता की विजय की। इसमें बस इतना ही है कि मेड़ता विजय 1562 है। हालांकि मेड़ता कभी पूछा नहीं, उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, बस एक क्रम में हम देख रहे हैं। तो 1562 मेड़ता था। अब इसके बाद 1563 में चौथी विजय जो मुगलों की है, 1563 में मुगलों की विजय शुरू होती है। यह है भाट राजा थे राव रामचंद्र बघेला। और यह भाट जो राजा थे यह पड़ता था रीवा में। तो रीवा क्षेत्र के भाट राजा रामचंद्र बघेला उस समय राजा थे। और 1563 में तो मुगलों ने 1563 में भाट राजा रामचंद्र बघेला को भी पराजित किया। और इस समय मुगल सेनापति जो था, मुगल सेनापति था आसफ खान। आसफ खान मुगलों के लिए कई महत्वपूर्ण विजय करता है, और आसफ खान इस समय मुगलों का सेनापति था। फिर 1563 में यह पराजित करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण घटना जो 64 में घटती है, मुगलों की जो विजय है, पंद्रह सौ चौसठ में अकबर की गोंडवाना विजय है, या फिर ये गढ़कंटका है। गोंडवाना या फिर गढ़कंटका विजय।
तो 1564 में गोंडवाना या गढ़कंटका विजय होती है। अब इसमें कई बार गोंडवाना या गढ़कंटका से पूछा गया है। तो 1564 में जो गोंडवाना का अभियान है, इससे कई बार क्वेश्चन आए हैं कि पहली बार की मुगल सेनापति कौन था, साथ में वहाँ की रानी दुर्गावती उनसे, और साथ में गोंडवाना विजय का जो उद्देश्य है अकबर का, इतिहासकार अबुल फजल जो बताता है यह भी कि गोंडवाना विजय के पीछे जो अकबर का उद्देश्य था, इतिहासकारों के अनुसार वह क्या था। हालांकि किसी भी राज्य में जितने भी विजय अभियान अकबर द्वारा किए गए, उन सभी में उस समय के जो इतिहासकार हैं, मुगल इतिहासकार अबुल फजल और दूसरे निजामुद्दीन अहमद भी, वह इसका एक उद्देश्य बताते हैं कि अकबर यूं ही नहीं किसी राज्य पर आक्रमण कर देता है, बल्कि वह वहाँ उस समय वहाँ के अत्याचारी शासक से मुक्ति दिलाने के लिए और प्रजा की भलाई के लिए अकबर ने यह सभी अभियान किए हैं। यानी कि उस समय के इतिहासकार अकबर को उद्देश्य, उसका एक महान उद्देश्य दिखाते हैं कि वह प्रजा की भलाई के लिए और वहाँ के अत्याचारी शासक से वहाँ की जनता को मुक्त कराने के लिए यह सभी विजय अभियान करता है। तो आगे चल करके गोंडवाना की विजय का भी निजामुद्दीन अहमद और अबुल फजल ने भी यही बताया कि गोंडवाना में भी अकबर का उद्देश्य था कि वहाँ की जनता को मुक्त कराना और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऐसा अकबर के दरबारी इतिहासकारों का कहना है। वह उसकी विजयों को जो तर्क है सही इस तरह से ठहराते हैं। तो अब हम देखते हैं इसको आगे। तो गोंडवाना या गढ़कंटका की विजय मुगलों द्वारा 1564 में की गई, और इसमें जो पूछा जाता है वह मुगल सेनापति के विषय में कि इस अभियान का मुगल सेनापति कौन था, और वहाँ की जो रानी दुर्गावती थी उनके विषय में। तो 1564 में इसके पहले भट्ट रीवा रामचंद्र के राव रामचंद्र बघेला के विरुद्ध भी अभियान का नेतृत्व आसफ खान ने किया था। और यहाँ भी जो मुगल सेनापति है मुगल सेनापति आसफ खान है। आसफ खान मुगल सेनापति है और उस समय गोंडवाना के राजा थे, गोंडवाना के राजा जो अल्पवयस्क थे, वीर नारायण उनका नाम था, वीर नारायण। पर वास्तविक उनकी संरक्षक थे जो शासन कार्य चला रहे थे, वह उनकी माता थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती वास्तव में उसका राज्य कार्य चला रहे थे, और वीर नारायण जो मंडला के राजा दलपत शाह हैं उनके पुत्र थे। तो उन्हीं को संरक्षण में लेकर के उनकी माता रानी दुर्गावती गढ़कंटका या गोंडवाना का कार्य चला रहे थे। और गोंडवाना में गोंडों की बहुलता के कारण इसे गोंडवाना कहा गया है। असल में इसे मंडला भी कहा जाता है। यह मंडला है। तो मंडला की रानी दुर्गावती अपने पुत्र को संरक्षण में लेकर शासन का वास्तविक कार्य कर रहे थे, और मुगल सेनापति आसफ खान था। तो 1564 में जब आसफ खान ने गढ़कंटका पर आक्रमण किया, यानी कि गोंडवाना पर, तो रानी दुर्गावती ने काफ़ी साहस के साथ लड़ा मुगल सेना के खिलाफ। और अबुल फजल ने भी यह कहा है कि उसने रानी दुर्गावती के सौंदर्य और उसके साहस की, रानी दुर्गावती की प्रशंसा की है कि वह अंत तक लड़ती रही। और जब रानी दुर्गावती घायल हो गई और उनके कई तीर लग गए, तो उन्हें लगा कि अब वह पकड़ ली जाएंगी, और इस अपमान से बचने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए रानी दुर्गावती ने खुद ही छुरा घोंप करके आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से मुगलों की यह गोंडवाना विजय पूरी होती है। इसमें रानी दुर्गावती ने लड़ते हुए अंत में आत्महत्या कर ली।
आत्महत्या कर ली। तो ये सारी घटनाएं 1564 की हैं। इसमें जो सबसे अधिक पूछा जाता है वह यही है कि इस समय मुगल सेनापति कौन था। तो ये आसफ खान के विषय में, और गोंडवाना की रानी दुर्गावती, उनका पुत्र था वीर नारायण और उनके पति थे दलपत राव। दलपत राव और बाकी रानी दुर्गावती जो हैं वह बुंदेला महोबा के चंदेल राजा शालिवाहन की पुत्री थी।